दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद शर्मा और अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। ठीक है, और आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि जीएस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसके बारे में हमको पता भी नहीं रहता है। तो जैसे सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, आप लोगों को ध्यान देना है कि निम्नलिखित में भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। करा उत्पादन के लिए कारकों को व्यवस्थित उद्यमों द्वारा किया जाना चाहिए। देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ये देखिए, अर्थव्यवस्था सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो देश के सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण ही क्या कहलाता है बाबू? अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन इसी के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देश की सरकार के लिए उद्यम या उद्योग द्वारा धन का हस्तांतरण, बी और डी ऑप्शन सेम दिखाई पड़ रहा है ना। पर किया गया भुगतान उत्पादन के कारकों के लिए, तो यहाँ देश के सरकार से, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इस बात को ध्यान देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी पूछे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन क्या है, उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण करना, ठीक है। और अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पे आइए। दिया गया है अगला प्रश्न, ठीक। 30 नंबर प्रश्न, सॉरी इसको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा ना। भारतीय संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब कभी बात करें कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूची, तो 12 है। ये वर्तमान में है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कब है? वर्तमान में है। लेकिन जब हमारा वर्तमान में है, जब संविधान बना था उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी। जिस समय हमारा संविधान बना था मेरे प्यारे मित्रों, उस समय कुल मिला के 8 ही अनुसूची थी। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। और अगले प्रश्न पे चलूंगा, इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, गलत नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन की बात कर रहा है। परिणाम स्वरूप संविधान में कौन सा अनुच्छेद डाला गया? तो भैया आइए ध्यान दीजिएगा, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन, तो मैं आपको बता दूं कि जो संविधान संशोधन के लिए किस अनुच्छेद में, तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, यह संविधान संशोधन जो है 101वां संविधान संशोधन था और यह जोड़ा गया था अनुच्छेद 246 ए में जोड़ा गया था। और ये जीएसटी क्या है भैया? गुड सर्विस टैक्स होता है, गुड्स सर्विस टैक्स, ठीक है। यही जीएसटी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग इसमें गलतियां नहीं होना चाहिए किसी भी साथी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 246 ए में जोड़ा गया और उसके बाद 101वां संविधान संशोधन था, ठीक। अब आगे चलूंगा नेक्स्ट पे। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है इसमें कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है। तो भैया देखिए, सिंगापुर में सिंगापुरी डॉलर चलता है, रुपया नहीं चलता, येन नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सिंगापुरी डॉलर। तो यहाँ सिंगापुर स्टर्लिंग नहीं होगा, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना, सारे साथियों को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है
माने पानी का जो डेंसिटी होता है दोस्तों, वह सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उम्मीद है कि आप लोग बता भी लेंगे और जल्दी बताइएगा। पानी का घनत्व जो होता है बाबू, याद कर लीजिएगा आज से कि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व दोस्तों सबसे अधिक होता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा या पूछा जाता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है आयतन घटता है, घनत्व बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा 4 के बाद जो है आयतन इनका क्या होता है, घटता है, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है आयतन इनका बढ़ना शुरू हो जाता है। माने 0 से 4 डिग्री गर्म करने पर आयतन घटता है, अर्थात ध्यान दीजिएगा 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होने पर आयतन बढ़ना आरंभ हो जाता है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा घनत्व और आयतन में विपरीत संबंध होता है। अगर घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा और आयतन घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न पे देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर सॉरी, ये जिस भारत के मानक मेरिडियन के रूप में गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? मानक मेरिडियन, मानक मेरिडियन क्या है दोस्तों, इसको समझिए। अब यहाँ पे होना चाहिए 42, 82.5 डिग्री सेल्सियस। क्या कहा जाता है? 82.5 डिग्री सेल्सियस मानक मेरिडियन जिस राज्य से होकर गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? मतलब उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से होकर गुजरता है? देखिएगा ये जो 82.5 डिग्री मानक मेरिडियन के रूप में इसको देखा गया है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले से गुजरता है। 82.5 डिग्री सेल्सियस, 82.5 डिग्री सेल्सियस से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद में। ये जो मानक मेरिडियन है ये क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से समझिएगा कि मानक मेरिडियन है क्या चीज दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूंगी यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश तो आपने देख ही लिया, तो बचा कौन सा राज्य आपका? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन बचा दोस्तों? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, यहां से। और इसे ग्रीन, इसके आगे जान दीजिए यह रेखा जो है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे रहता है। माने इस रेखा से आपका जो समय है वह 5.5 घंटा क्या होता है दोस्तों, आगे रहता है। ध्यान दीजिएगा ग्रीनविच टाइम के बारे में जब बताएंगे तो कैसे समय निकालना बताया जाता है मानक समय से, उसी से आगे पीछे किस तरीके से कितने अंश देशांतर बढ़ने या घटने पर वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अगला बात अब देखिएगा बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश में कह रहा भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी अभी तक लागू हुई थी? तो बाबू भारत में अभी तक 2 बार नोटबंदी लागू हुई थी। एक बार मुरारजी देसाई थे, मुरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे, और एक बार आपके कौन थे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। इन दोनों के शासन काल में, दोनों लोगों के शासन काल में क्या हुआ था? नोटबंदी लागू हुई थी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है कि मोरारजी देसाई कब लागू किए थे? 1978 में। कब लागू किए थे दोस्तों? 1978 में, सॉरी 1978 में। ये जनता दल पार्टी से क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने क्या किया था? नोटबंदी लागू किया था दोस्तों। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 2016 में 8 नवंबर का दिन आप लोग नहीं भूलेंगे, 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? नोटबंदी लागू किया था बाबू।
अब यहाँ कह रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वस्तु सेवा के रूप में राज्य वस्तु सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। तो बाबू देखिए, यहाँ सीमा शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बिक्री और व्यापार कर। कह रहा है कि इस क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर के रूप में छोड़कर सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो बाबू जो आपका स्टेट का सेंट्रल एक्साइज होता है, राज्य का जो उत्पाद शुल्क होता है, उस क्षेत्र से सबसे ज्यादा राज्य उत्पाद शुल्क से सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, राजस्व की वसूली होती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यह क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर ढंग से क्लियर कर लिए होंगे। चलिए आगे। उसके बाद बारी आती है किसकी भैया, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया। 24वें तीर्थंकरों में से पहले कौन है? 24वें में सबसे पहले आपके कौन थे? ऋषभनाथ थे बाबू। ऋषभनाथ पहले थे और अंतिम कौन थे? महावीर थे। इस बात को ध्यान रखिएगा, और हमें मालूम है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। और जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब आपको ध्यान रखिएगा, अंतिम कौन थे? महावीर थे, और पहले कौन थे? ऋषभनाथ थे। और अगला प्रश्न में आपका ध्यान देना है, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आंतरिक सुरक्षा अकादमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग उम्मीद है कि बता लेंगे भैया। तो आप लोगों को एक बात ध्यान देना है इसमें कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान के लिए केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है, यह स्थापित किया गया, यह स्थापित किया गया। लेकिन बात आएगी इसकी स्थापना कब हुआ था ना, और कहां पे हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, 2009 में भोपाल में इसकी स्थापना मंजूरी हुई है। ध्यान दीजिएगा, कहां पे? भोपाल में, भोपाल में। और कब बना था ये? 2009 में बना था। ठीक है। अब पुलिस के सेक्टर में तो ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं दोस्तों, इसमें गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे लिखिए। निम्नलिखित में से कह रहा है कि वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किस विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने की मदद करती है? गूगल का अर्थ, गूगल का मेल, गूगल का डेस्कटॉप, गूगल का वीडियो प्लेयर। व्यू और प्रीव्यू करने के लिए तो आपको पता है कि ये जो गूगल का अर्थ है, यही व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है। विशिष्ट जगह को गूगल बाबा कहते नहीं, गूगल बाबा पे डाल दीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है, वो कौन है भैया? गूगल अर्थ। एम्पियर की एसआई मात्रक होती है भैया, इंटरनेशनल। एम्पियर प्रकाश की तीव्रता, विद्युत आवेश, विद्युत प्रवाह, चुंबकीय क्षेत्र। देखिए भैया, एम्पियर से आपका विद्युत नापा जाता है, ठीक है। लेकिन विद्युत का क्या नापा जाता है दोस्तों? प्रवाह नापा जाता है। क्या नापा जाता है? विद्युत का प्रवाह नापा जाता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्युत का प्रवाह। एम्पियर जो होता है बाबू, एसआई मात्रक है, इंटरनेशनल सिस्टम, इससे विद्युत प्रवाह नापा जाता है। और यहाँ निम्नलिखित में विटामिन 6
का दूसरा नाम क्या है? थायमीन है, नियासिन है, पायराडॉक्सिन है, रिबोफ्लेविन है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों से अक्सर यह पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो विटामिन बी 6 की बात कर रहा है। तो विटामिन बी 6 का मतलब होता है पायराडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायराडॉक्सिन होता है दोस्तों। विटामिन बी 6 की बात करेगा तो यहाँ पर पायराडॉक्सिन होता है। और आपको पता है कि विटामिन की खोज किसने किया था? फंक ने किया था। कब किया था? 1912 में किया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1912 में किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन की खोज 1912 में किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि फंक के द्वारा किया गया था। और सबसे पहले एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाता है और वसा में घुलनशील विटामिन पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? जैसे आपका बी हो गया, और उसके बाद डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। ये विटामिन वसा में घुलनशील होती हैं। लेकिन आपकी बची कौन सी विटामिन इनके अलावा? सी बच रहा है ना? कौन कौन सा बच रहा है? सी बच रहा है, बी भी हो गया, डी भी, ई भी तो हो गया। ये सब वसा में घुलनशील है। तो जो सी है बाबू, जो है ध्यान दीजिएगा, वह जल में घुलनशील है। बीसी को छोड़कर चले आगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण, अभी अभी प्रश्न आया था, कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। आपने देखा था ना, प्रस्तावित कहाँ पे की गई थी? भोपाल में की गई थी। कहाँ पे की गई थी बाबू? भोपाल में। और आगे चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं, इरिडियम की परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? इरिडियम, इरिडियम हेनरी मोसेली ने, पियरे क्यूरी ने, सैंटियागो रोमोन ने, लुइस एल्वारेज ने। तो बाबू बताइएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। ये लुइस एल्वारेज ने क्या किया था? इरिडियम परत की खोज किया था। और उसके बाद 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में जीडीपी न्यूनतम योगदान दिया भैया? चित्रकूट, श्रावस्ती। तो आपको पता है कि आपका जो सबसे पिछड़ा उत्तर प्रदेश का एरिया है वो श्रावस्ती है, तो वही सबसे न्यूनतम जीडीपी आपका देगा। और फिर उसके बाद कह रहा है कि उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने नवंबर 2019 में न्यायिक और अन्य कानूनी क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता किया था। अन्य जैसे कह रहा है, भारत में कानूनी क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया था। श्रीलंका से किया था, बांग्लादेश से, नेपाल से, मालदीव से। देखिए मालदीव से भी समझौता हुआ है, लेकिन जो न्यायिक की बात कर रहा है या न्यायिक समझौता जो है, जहां तक उम्मीद है कि मालदीव से ही हुआ था। किससे हुआ था? मालदीव से ही हुआ था, कानूनी क्षेत्र में सहयोग के लिए, ठीक है। यहाँ पर किससे? मालदीव से ही हुआ था। किस क्षेत्र में? कानूनी क्षेत्र में सहयोग के लिए, जो कि वर्तमान में इसका इससे बिगाड़ हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तकें अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई? बेगजेटा, द एडवेंचरस ऑफ टॉम सायर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, द ओल्ड मैन एंड द सी। इम्पोर्टेंट बुक है, ऐसी पुस्तकें पूछी जाती हैं। तो द थ्री मस्केटियर्स जो होता है बाबू, यहाँ पर ये थोड़ा से नहीं लिख पाए हैं आप लोग, द थ्री मस्केटियर्स पुस्तक का नाम था। और उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व बैंक पुलिस बल की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? कह रहा है 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 मार्च, 27 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग बता लेंगे। यह अक्सर मैं देखा करता हूँ जुलाई में मनाया जाता है। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस जो होता है, केंद्रीय पुलिस बल
का स्थापना दिवस जुलाई में मनाया जाता है, अर्थात ये 27 जुलाई है। और उसके बाद कह रहा है कि 2018-19 राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे। यह प्रश्न मानवाधिकार वाला दोस्तों अक्सर पूछ लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो HL दत्तू थे। क्या थे भैया? HL दत्तू थे। HL दत्तू कहाँ है? HL दत्तू 18-19 के राष्ट्रीय मानवाधिकार कौन थे बाबू? HL दत्तू थे, ध्यान दीजिएगा। और पहले जो इसके न्यायमूर्ति अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्रा थे, पहले आयोग के अध्यक्ष। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष हुए थे, कभी कभी पहला अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, तो कौन थे भैया? रंगनाथ मिश्रा थे, ध्यान दीजिएगा। रंगनाथ मिश्र जी थे, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलें आगे, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? भारत के थार रेगिस्तान में कह रहा है कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। कच्छ का नाम लेते ही गुजरात आप ध्यान में रखिएगा, और कहीं नहीं हो सकता है, गुजरात में ही कच्छ है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे 19 नंबर कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया। उसका उद्देश्य असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच विवादों के लिए, भारत सरकार की संरचना में सुधारों के लिए, असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। अब देखिए उद्देश्य क्या? असहयोग आंदोलन कार्रवाई करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच विवादों को, साइमन कमीशन, संरचना में सुधारों के लिए। तो ये देखिए इसका जो आपका सबसे सटीक उत्तर होगा, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा कि यह किस चीज के लिए था। तो भारतीय संविधान में मैं भारतीय संविधान की बात कर रहा हूँ। भारत सरकार की जो संरचना थी उस समय, उसके सुधारों में किया गया था। लेकिन इसका कमेंट आप लोग दीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? आई लव यू है, ब्लास्टर है, सैसर है, क्रीपर है। उम्मीद है कि आप लोग तुरंत बता लेंगे कि इसका जो पहला वायरस था कंप्यूटर का, उसका नाम क्या था? क्रीपर था। फिर कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, राजीव गांधी द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद किसने कहा, क्या बोलते हैं, विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया गया था? बराक ओबामा को, डोनाल्ड ट्रंप को, प्रथम विश्व सेकेंड हेरिटेज सिटी, वलादिमीर पुतिन को, स्कॉट मॉरिसन को। ऊपर के तीनों नाम द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित नहीं हैं। इसका मतलब है कि यह स्पष्ट हो रहा है, लेकिन विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था, सेकेंड सिटी के रूप में घोषित किया था डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। किसने किया था बाबू? डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। क्योंकि ये आपके क्या है, इस युद्ध से संबंधित नहीं थे, लेकिन 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, इसको निर्धारित किया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार खेल के, औषधि के, पत्रकारिता के, हमको तो लगता है ये आपका फोटोग्राफी। पुलित्जर पुरस्कार जो है बाबू, मैक्सेसे पुरस्कार तो पत्रकारिता से दिया जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है यहाँ पे, आपका प्रश्न क्या है
कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के कारण पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो यह दिया जाता है पत्रकारिता के ही क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर, पुलित्जर किसके क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन सा यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश में जिला राजस्व अधिनियम, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश में उन्मूलन राजस्व अधिनियम। यूपीजेडए और एलआर अधिनियम ना, तो एलआर अधिनियम का मतलब हो जाएगा, सबसे पहले तो इसमें भूमि सुधार भी दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है दोस्तों? भूमि सुधार भी। तो आप लोग इसको थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि भूमि सुधार, देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम दोनों होना चाहिए। तो यह कहां पर दिखाई पड़ रहा है? लास्ट वाले ऑप्शन में देख लीजिए, तो यहां दिखाई पड़ रहा है क्या? उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन नहीं, या भूमि सुधार इसमें दिखाई पड़ रहा है सी वाले में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का प्राधिकरण निम्नलिखित में कौन सा है भैया? जिला मजिस्ट्रेट डीजीजी केंद्रीय रिजर्व पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। अब देखिए भैया, आप लोगों को ध्यान देना है कि डीजे डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं बाबू, यह आपका आयोग से बन के जाते हैं। किससे बन के जाते हैं? आयोग से। आयोग कैसे है? अब उत्तर प्रदेश में निर्धारित करना है तो उत्तर प्रदेश का आयोग निर्धारित करेगा, ठीक है। लेकिन उन जजों को, जैसे उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा सरकार मतलब बनाए गए होते हैं जो जज, वो 5 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर उनका निर्धारण कौन करती है? उत्तर प्रदेश सरकार करती है, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चले आगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अंतर्गत करता है? तो यह गृह मंत्रालय है भैया। आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संसदीय मंत्रालय, खेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो भाई जो गृह मंत्रालय होता है, ध्यान दीजिएगा, यह क्या करता है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग में इसका योगदान होता है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा का पूरा भार किस पर होता है बाबू? ध्यान दीजिएगा आप लोग, वह गृह मंत्रालय पर होता है। किस पर होता है? गृह मंत्रालय पर होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन से? अब 15वें महासचिव की बात किया, इसके पहले भी एच.एल. दत्तू वाला प्रश्न आया था ना, और लेकिन 15वें की बात कर रहा है तो ये कौन थे भैया? जयदीप गोविंद थे। कौन थे? जयदीप गोविंद, जयदीप गोविंद। और अगला ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? पीटीए। निम्नलिखित में एकमात्र देश कौन जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट? अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ। अब यहाँ डी वाला ऑप्शन पूरा दिया ही नहीं गया है ना भैया, तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो है पीटीए की जो बात किया है वो अफगानिस्तान के साथ हुआ है, ठीक। और अगला बात ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट, तो आज इतना ही क्वेश्चन करिएगा, ये सब क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा, पुलिस के लिए बहुत